और साइंस पढ़ रहे हैं। तो अखबारों में निकलने वाले कोरोना के नए स्ट्रेन, डबल स्ट्रेन, इन सब पर भी आप लोग नज़र गड़ा के रखे होंगे, ध्यान से पढ़ते होंगे, ये भी आशा करता हूँ। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, हम 7 मिनट लेट हैं, लेकिन अभी शायद सब लोग आए नहीं हैं। अदिति, अनुमन्य, आस्था, रजनी, सृष्टि, वैष्णवी, वीना, एक बार आप लोग अगर कोई कैपेबल हो तो वो अभी ग्रुप में ये मैसेज डाल दे कि क्लास शुरू हो गई है, और सब लोग ज्वाइन कर लें, फिर हम शुरू करते हैं। छोटी क्लास है, आखिरी बायोलॉजी का लेक्चर है, तो इजीली हो जाएगा। कौन करेगा? अदिति? हाँ सर, तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? जब तक सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं तब तक कुछ बातें हो जाती हैं। अदिति? यस सर। आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब आपको मिल गया था? यस सर। ओके। देखिए, अदिति ने मुझे एक क्वेश्चन बैंक भेजा था जो कि कम्युन गुरुकुल का ही क्वेश्चन बैंक है, जिसमें साइंस से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसमें से तमाम चीजें आपको पढ़ाई गई थी, तमाम चीजें आपको अभी नहीं बताई गई थी। आज की क्लास में तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो आज बचेगा वो कल दोपहर में हम लोग आधे घंटे की क्लास लेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न उसमें पूछा गया था कि सबसे लंबा सेल कौन सा है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, लॉन्गेस्ट सेल। तो वो जो है वो आपका न्यूरॉन है, ठीक है, अप टू 90 सेंटीमीटर, जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया था। इसके साथ ही साथ उसमें पूछा गया था कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट यानी बिगेस्ट, जो कि सबसे बड़ा है, ठीक है। तो लंबाई में तो सबसे लंबा जो है वो न्यूरॉन है, लेकिन सबसे बड़ा जो सेल होता है वो ह्यूमन बॉडी में जो एग होता है, फीमेल ह्यूमन बॉडी में, उसका ओवम होता है, एग ओवम, OVUM। और सबसे छोटा जो सेल होता है वो मेल का स्पर्म सेल होता है, ठीक है। तो ये जो है फैक्ट्स, ये आप ध्यान रखिएगा। मैं इसको अगले हैंडआउट में जब आपको दूंगा तो एक एडिशनल नोट डाल दूंगा, और उसमें मैं बता दूंगा कि सबसे बड़ा सेल कौन सा है ह्यूमन बॉडी में, सबसे छोटा सेल कौन सा है ह्यूमन बॉडी में, सबसे लंबा सेल कौन सा है ह्यूमन बॉडी में। फिलहाल सबसे लंबा सेल न्यूरॉन है, सबसे बड़ा सेल एग ओवम है जो कि फीमेल ह्यूमन बॉडी में मिलता है, और सबसे छोटा जो सेल है वो मेल ह्यूमन बॉडी में मिलने वाला स्पर्म सेल है, स्पर्म का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग देखते रहिए। और उसमें कुछ प्रश्न थे कि फॉरेन जो पार्टिकल्स आते हैं हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में, तो उनके नेचर को डिफाइन करने वाले कई टर्म्स पूछे गए थे, तो वो हम आज और कल की क्लासेस में पूछ लेंगे, पढ़ लेंगे। सॉरी। तो ये है, और किसी को कोई दिक्कत हो रही है साइंस में या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो 5 मिनट है अभी हमारे पास। कोई कुछ कहना चाहता हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो, एनीवन, कोई भी? अदिति, अंकिता, हनुमान, अनुष्का, आस्था, गरिमा, रजनी, रवि, श्रेया, सृष्टि। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? अरे कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, या कोई बात भी नहीं है क्या? कोरोना से डर वर लग रहा है सभी को? यस सर, बहुत लग रहा है। सब बच्चे लोग कहते हैं कोरोना है ही नहीं। आप लोग क्या मानते हैं, कोरोना है कि नहीं है? अच्छा, चलिए, कोरोना है या नहीं है ये तो, हाँ रवि, चलिए कोई बात नहीं, कोरोना है या नहीं है, हाँ कोरोना है या नहीं है ये एक इशू हो सकता है डिबेट का, और इस पे पॉलिटिशियंस डिबेट करें, यही रहता है। हमारा आपका काम है कि हम उनके बारे में जानकर पढ़ें। हाँ भाई, सर इशू बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब बोल रहे हैं। अभी सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा।
हाँ, सब लोग अपने अपने अभी अपने फोन को म्यूट कर लें। उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ मेरा पहला सवाल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं अच्छे से? यस सर। यस सर। यस सर। मेरा दूसरा सवाल, क्या आपको स्क्रीन पे स्लाइड्स सही से दिख रही हैं? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है, हाँ, आज शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 2, सर्कुलेटरी सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं परिवहन तंत्र। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका कुछ हिस्सा आज बच जाएगा और उसको मैंने जानबूझ के बचाया है कि उसको, चूंकि हमें कोरोना वायरस के बारे में अगले कुछ दिनों में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, तो फिर हमें ये जानना होगा कि ब्लड का काम क्या है, ब्लड का कंपोजिशन क्या है। तो वो जो हिस्सा है ब्लड, यानी हमारे रक्त के बारे में, यानी हमारे खून के बारे में, उसको हम आज ना पढ़ के कल दोपहर में आधे घंटे की एक क्लास में पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे वो हम देखना शुरू करते हैं अब। तो लेक्चर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिवहन तंत्र। हिंदी शब्द है परिवहन, और परिवहन के अंग्रेजी में एक तो है सर्कुलेटरी सिस्टम, वो पूरा घूम के जो चीजें आती हैं, मतलब पूरी बॉडी में अलग अलग जो पदार्थ हैं, जो सब्सटेंस हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, जो अणु हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं, दूसरी जगह से पहली जगह तक आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट। अब जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा मानव शरीर है, उसमें जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस से विभिन्न पदार्थों का जो सर्कुलेशन होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसके लिए दो सिस्टम है अलग से। कि मान लीजिए आपने क्या है, कोई भोजन खाया है, खाना खाया है, तो वो सब हम लोगों ने डाइजेशन सिस्टम में पढ़ा कि उन लोगों ने इसको स्टोर कर लिया, फिर हमने सांस लिया तो वो सब टूट गए। अब जो टूट गए तो ये एनर्जी जो है, ये एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंच रही है? भाई, मैसेजेस के लिए, संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए तो हमारे पास न्यूरॉन्स थे, हमारे पास नर्वस सिस्टम था, कि जैसे ही हम कुछ टच करते थे तो वो चीज हमारे दिमाग में पहुंच जाती थी। उसके लिए न्यूरॉन्स का एक अलग सिस्टम था। लेकिन जो हमारी बॉडी के भीतर जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग जो पदार्थ हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाते हैं? ठीक है, पेट में जो खाना होता है, पेट में जो भोजन पचता है, छोटी आंत में जो भोजन पचता है, अवशोषित होता है, वो हमारे बॉडी के दूसरे हिस्सों में कैसे पहुंचता है? या फिर हमारी बॉडी में जो एक्सेस पदार्थ हो जाते हैं, जो वेस्ट पदार्थ हो जाते हैं, वो हमारी बॉडी से कैसे बाहर निकलते हैं लिक्विड फॉर्म में? वो सब जानना है अगर, तो हमें ये जानना होगा कि हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा सिस्टम है जिस पे चढ़ के ये सारे पदार्थ, ये सारे सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह तक हमारी बॉडी के भीतर जाते हैं। हमारी बॉडी में दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसे समझिए कि आपको आपके घर से अपने शहर के रेलवे स्टेशन तक जाना है, तो उसको वहां तक जाने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो हो सकता है कि आप बाइक या मोटर बाइक या साइकिल से जाएं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ई रिक्शा पकड़ें या फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सर्विस हो तो उसको यूज करें। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और उनके कुछ स्पेशल काम है। जैसे सीधी सी बात है, बुलेट ट्रेन हमारे देश में चलने वाली है, तो बुलेट ट्रेन पूरे हिंदुस्तान में नहीं चलने वाली है, वो कुछ स्पेसिफिक रूटों पे चलने वाली है। जैसे मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलने वाली है, क्योंकि उधर बिजनेसमैन ज्यादा हैं, उधर बिजनेस ज्यादा है, तो ये माना गया कि बुलेट ट्रेन में अधिकतर बिजनेस क्लास के लोग बैठेंगे, तो बुलेट ट्रेन उधर चलाते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में एक लिम्फेटिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम, जो दूसरा पॉइंट इस स्लाइड में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में बोलते हैं लसिका परिसंचरण तंत्र। तो ये एक स्पेशल टाइप का है। इसका काम वही है बुलेट ट्रेन वाला, कि भाई ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच में ही चलाओ, ये बिहार और यूपी में कहीं चलाओगे तो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम का भी कुछ स्पेशल काम है। और उसके अलावा जो जनरल हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसको सब लोग यूज करते हैं, जैसे जनरल बोगी हमारे रेलवे का, उसमें सब कोई बैठ सकता है। ठीक है, तो जो मेजर सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाली चीजों को, वो हमारी बॉडी में है सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा जो है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। इन्हीं दोनों के बारे में हमें बेसिक्स पढ़ने हैं।
उतना पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम में आ जाए, उससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। अब इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम काफी ज्यादा ब्रॉड है, काफी ज्यादा व्यापक है, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम एक स्लाइड की पढ़ाई है। हमें एक स्लाइड देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, तो जितना भी उसके बारे में पूछा जाएगा वो सभी सारी चीजें हमको पता चल जाएंगी। आइए देखते हैं क्या है। उससे पहले ये कि देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो काम छूट जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम से, वो बोलता है कि लिम्फेटिक सिस्टम तुम देख लो इसको, और लिम्फेटिक सिस्टम बोलता है ओके मैं इस काम को किए देता हूं, सर्कुलेटरी भाई तुम अपना काम करो। तो ये क्या है लिम्फेटिक सिस्टम, पहले हम यहां देख लेते हैं। यहां स्लाइड में आप लोग एक चित्र देख रहे होंगे, एक फिगर देख रहे होंगे। उस फिगर में एक रेड कलर का दिख रहा होगा नाली जैसा, पाइप जैसा, और एक ब्लू कलर का पाइप जैसा दिख रहा होगा, और फिर ग्रीन कलर का पाइप भी एक दिख रहा होगा। और उसमें सबसे ऊपर ये गोल गोल सफेद बिंदी वाले कुछ गोल गोल चित्र दिख रहे होंगे, जिसमें लिखा है सेल ऑफ टिश्यूज। हम लोग जानते हैं कि सेल्स, जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं तो वो टिश्यूज बनाती हैं। तो ये जो टिश्यूज के सेल हैं, इनके बीच में बहुत सारी जगह होती हैं, ठीक है, इंटर टिश्यूज स्पेस। ऊतकों के, कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस होता है उसको आप ध्यान से देखिएगा इसमें। और उन्हीं के बीच में ये जो लाल वाली और नीली वाली नालियां हैं, ये फैली हुई हैं। ये फिगर में आपको दिख रहा है कि ये टिश्यूज के जो सेल है, ऊतकों की जो कोशिकाएं हैं, उनके ऊपर या नीचे हैं, लेकिन दरअसल ये उनके बीच में जो जगह है उसमें से होकर के गुजरती हैं, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम यही है। लिम्फेटिक सिस्टम एक ओपन सिस्टम होता है, एक ऐसा खुला सिस्टम होता है जिसका काम क्या होता है कि हमारे टिश्यूज में, हमारे ऊतकों में, टिश्यूज किससे मिलकर के बने हैं, सेल से मिलकर के बने हैं। तो हमारी टिश्यूज में जो थोड़े बहुत एक्सेस मटेरियल हो गए हैं और वो बेकार के मटेरियल हैं, बेकार की चीजें हैं, उनको बाहर निकालना है हमारे टिश्यूज से, तो उसको बाहर निकालने का काम जो करता है वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम करता है। आप लोगों तक मेरी आवाज जा रही है सही से? यस सर, यस सर, तो Yes, sir. ओके ओके Yes, sir. ओके ओके। तो हमारे टिश्यूज की, हमारे ऊतक की कोशिकाओं के बीच में जो जगह होती है उसमें ऐसी छोटी छोटी नालियां फैली होती हैं, ठीक है, और ये मिलकर के बनाती हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं इन नालियों को। वेसल का मतलब होता है पाइप्स, ओके। वेसल का मतलब होता है वाहिनी। वाहिनी मतलब वाहन। जो छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाएं, उनको बोलते हैं वेसल्स। तो जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो हमारी टिश्यूज के सेल्स के बीच में ऐसे गुजरती हैं, और हमारे टिश्यूज में जो एक्सेस मटेरियल होता है, जो ज्यादा हो जाता है, जिसकी जरूरत हमारे टिश्यूज को नहीं होती है, उनको ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। अब एक जगह से दूसरी जगह क्या है? एक जगह से दूसरी जगह का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं तो ले जा करके वो एक्सेस मटेरियल को डंप कर देती होंगी। जैसे हमारे घर का मान लीजिए कोई कूड़ा है, तो उसको हम बाहर निकालते हैं, फिर कूड़े वाला आता है, वो ले करके जाता है, और फिर वो एक जगह पे ले जा करके डंप कर दिया जाता है, ठीक है। वहां पे उसका डिकम्पोजिशन और ये सारी चीजें होती हैं। तो ये जो लिम्फ होती हैं, ये हमारे टिश्यूज के जो एक्सेस मटेरियल्स होते हैं, इनको हार्ट तक लेकर के जाती हैं, दिल तक लेकर के जाती हैं, हृदय तक लेकर के जाती हैं, और ये सिर्फ यही काम करती हैं। यानी हमारे टिश्यूज का जो एक्सेस मटेरियल है उसको हार्ट तक पहुंचा दें। हार्ट में जो एक्सेस मटेरियल है उसको वापस लाने का काम ये नहीं करती हैं। तो जो थर्ड पॉइंट इस स्लाइड में लिखा है कि लिम्फेटिक वेसल्स मूव लिम्फ इन वन डायरेक्शन, ठीक है, एक ही दिशा में ये लिम्फ को आगे बढ़ाती हैं। ये लिम्फ क्या होता है? हमारे टिश्यूज के सेल जो हैं उनके बीच में जो जगह खाली है उसमें ये नालियां ऐसे बिछी होती हैं, और इन नालियों के भीतर जो एक्सेस मटेरियल है ना, वो जो बहता है, उस एक्सेस मटेरियल को लिम्फ बोलते हैं। LYMPH, लिम्फ, ठीक है। तो लिम्फ जो है वो हमारी टिश्यूज से हार्ट की ओर जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जाता है, ठीक है। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है।
हम आगे पढ़ेंगे, जब कल हम पढ़ेंगे तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, तो ब्लड हमारा कई प्रकार की कणिकाओं से मिलकर के बनता है, सेल्स से मिलकर के बनता है। आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। उसमें जो व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल के कई टाइप हैं, कई प्रकार हैं। उसमें से एक स्पेसिफिक व्हाइट ब्लड सेल लिम्फ में ही बनती है। यानी ये जो नालियां हैं, इनके भीतर जो पदार्थ बह रहा है उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स बनता है। और व्हाइट ब्लड सेल्स का मेन जो काम होता है वो हमें रोगों से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, एक विशेष पक्ष ये है कि ये रोगों से हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा ये टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है। जैसे मान लीजिए पानी ज्यादा हो गया है हमारे टिश्यूज में, तो वो टिश्यूज से रिसेगा, कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। वो ये जो लसिका है ना, ये अपने अंदर ले आएंगे, बोलेंगे भाई चलो हम अपने अंदर ले लेते हैं और दिल तक पहुंचा देते हैं एक्सेस जो तुम्हारे भीतर पानी है वो। टेम्परेरी स्टोरेज, बहुत थोड़े समय के लिए स्टोर करेंगे पानी और उसको दिल तक पहुंचाएंगे, ठीक है। इसके अलावा घाव करने में भी लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है, जो लिम्फ होता है, जो इन पाइपों के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो द्रव होता है, वो हमारे घावों को भरने में भी हेल्प करता है। तो जो चीजें यहाँ पे मैंने बताई हैं वो यहाँ पे हैं, बाकी जो चीजें हैं वो हैंडआउट में मैंने लिख दी हैं, आप वहां से देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा इससे ज्यादा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में ना तो हमसे कभी पूछा गया है, ना इससे ज्यादा इस पॉइंट पे जानने की जरूरत ही है। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम तो हो गया कि हमारे टिश्यूज के सेल्स के बीच बीच में ये फैली होती है लिम्फेटिक सिस्टम। लेकिन बाकी जो दूसरा वाला हिस्सा है, जनरल बोगी, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको कभी कभी बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो जहां वर्ड आए, कार्डियो या कार्डिक, वहां पे सीधा समझ लीजिए कि ये दिल का मामला है, ये दिल से संबंधित है। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। इसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका हार्ट यानी दिल। दूसरा आपका होती हैं ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां, ठीक है। और ब्लड वेसल्स के भीतर होता है ब्लड, और हार्ट के भीतर होता है ब्लड। दिल के भीतर खून होता है और रक्त वाहिनियों के भीतर खून होता है। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तीन चीजों से मिलकर के बना है। पहली चीज है हमारा दिल, हमारा हृदय, ठीक है। दूसरी चीज है ब्लड, खून। और तीसरी चीज है ब्लड वेसल्स, ब्लड को लाने और ले जाने वाली पाइप्स, रक्त वाहिकाएं। अब इस फिगर में आप देखिए, ये इंसान है सबसे राइट में, बॉडी। हमारी बॉडी के भीतर ब्लड होता है और ब्लड पाइप्स से होकर के एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। इसमें देखिए ऊपर वाला रेड वाला पाइप, उसमें एरो बना है कि वो एक जगह मतलब राइट तरफ ला रही है, और नीचे ब्लू कलर का पाइप बना है, वो बोल रही हैं कि वो लेफ्ट तरफ ला रही हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके आ रही हैं। और लेफ्ट साइड में आपका हार्ट है। हार्ट के नीचे लिखा है कि ये पंप्स ब्लड, ये ब्लड को पंप करता है। आप लोगों ने साइकिल में अगर हवा भरी होगी तो आप अपने पंप पे प्रेशर डालते थे ना, तो हवा निकल के साइकिल के पहिए में जाती थी। वही काम आपका ये हार्ट भी करता है, आपका हृदय भी करता है, ठीक है। ये ब्लड को पंप करता है, उसके बाद प्रेशर बनता है, और फिर ये जो ब्लड होता है हार्ट के अंदर, ये निकल के बॉडी के दूसरे पार्ट तक जाता है, ठीक है, रेड वाले पाइप से। और ब्लू वाले पाइप से हमारी बॉडी के भीतर जो ब्लड होता है वो हार्ट तक पहुंचता है। तो इस तरीके से पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कल बना रहा है, मतलब आ भी रहा है और जा भी रहा है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम तीन कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का? देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम मेन तीन काम करता है। पहला तो काम ये करता है कि ट्रांसपोर्ट करता है चीजों को, एक जगह से दूसरी जगह तक ये ले जाता है, ठीक है। जैसे आपने कुछ खाना खाया है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, ठीक है। वो आपके अलग अलग जो डाइजेस्ट हुए हैं, जो पचे हुए मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। और मैंने जब पिछली बार श्वसन पढ़ाया था, रेस्पिरेशन पढ़ाया था, तो मैंने ये बताया था कि ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्लड फेफड़ों तक आते हैं और फेफड़ों से गैस लेकर के जाते हैं। और हीमोग्लोबिन के बारे में उसमें अगर हैंडआउट आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो प्लाज्मा करता है।
ठीक है। तो ये जो ब्लड है, सर्कुलेटरी सिस्टम का एक कंपोनेंट ब्लड है, ये ट्रांसपोर्टेशन में बहुत मदद करता है, एक चीजों को दूसरी जगह तक ले जाने में मदद करता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में, बहुत सारे हार्मोन्स को, केमिकल्स को, एंजाइम को पूरी बॉडी में इधर उधर ले जाने में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो मदद करता है। दूसरा मैंने आपको बताया था, जब मैं किडनी के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि होम्योस्टैटिस नाम का एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है, एक फिनोमिना होता है, एक प्रक्रिया होती है, जिसको हम लोगों ने बोला था ऑस्मो रेगुलेशन। इसमें क्या था कि हमारी बॉडी के भीतर जो तरल पदार्थ हैं, जो फ्लूइड्स हैं, उनको बैलेंस करने का काम हमारी किडनी करती है। और किडनी कैसे करती थी? ये सारी चीजें ब्लड के थ्रू किडनी में जाती थी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है ब्लड, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में जो ऑस्मो रेगुलेशन है, जो होम्योस्टैटिस है, उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड है, वो हमारे भीतर जो एक्सेस हीट है, जो ज्यादा गर्मी है, उसको हमारी बॉडी के भीतर से निकाल के स्किन तक लाता है, और स्किन के बाद वो पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो वो काम भी करता है। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी सर्कुलेटरी सिस्टम जरूरी है। और तीसरा काम ये जो करता है वो है कि ये प्रोटेक्शन देता है हमें, बाहर के जो बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, उससे ये हमें, ये जो पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरियाज और वायरस होते हैं, इनको पैथोजन बोलते हैं क्योंकि ये बीमारियां फैलाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें बनाता है, या सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उन पैथोजेंस को मार के दूर भगाती हैं। उसको बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, लड़ाई लड़ती हैं इन विदेशी आक्रांताओं से। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमें इन पैथोजन से भी बचाता है, रोग फैलाने वाले कीटाणु, जीवाणु, विषाणुओं से भी बचाता है। इसके अलावा अगर हम कहीं कट गए हैं और हमारा ब्लड लगातार बाहर बह रहा है, तो वहां पे ब्लड क्लॉटिंग के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम मदद करता है। हमारी बॉडी के किसी पार्ट में सूजन आ गई है, तो वहां भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम आ करके कहता है, भाई रुक जाओ, मैं अभी सही कर देता हूँ। तो ये मेन काम है सर्कुलेटरी सिस्टम के। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने 3 चीजें बताई, हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं, और ब्लड आता है। तो हार्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे, लेकिन ब्लड के बारे में हम कल पढ़ेंगे आधे घंटे की क्लास में। ठीक है, आइए देखते हैं। हार्ट यानी दिल। अब हार्ट और दिल के बारे में इसकी स्टडी होती है, एक अलग ब्रांच है बायोलॉजी में, एक अलग पढ़ाई होती है, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट, आप लोगों ने सुना होगा, जो दिल की बीमारियों का इलाज करते हैं, हार्ट अटैक और इन सब चीजों का। तो वो एक अलग पढ़ाई होती है, एक अलग ब्रांच होता है। तो अगर हम हार्ट के बारे में पढ़ने बैठे तो एक पूरा का पूरा डिग्री ले सकते हैं। हमें यहाँ कितना पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आता है, बस उतना। क्या क्या हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो हम देख लेते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि अक्सर 1 या 2 जगहों पे 1 या 2 क्वेश्चन मुझे एग्जाम्स में ऐसे मिले जिसमें ये पूछा गया है कि दिल कहाँ पे होता है। ठीक है, हार्ट का लोकेशन क्या है हमारी बॉडी में। देखिए, हार्ट का जो हमारे बॉडी में लोकेशन है, वो हमारा जो वक्ष होता है, जो हमारी छाती होती है, उसके बीच में, देखिए लेफ्ट वाले फिगर में आप देख रहे होंगे, वो हमारी छाती के बीच में और हमारे फेफड़ों के बीच में भी होता है। राइट वाला फिगर देखिए, हमारे फेफड़ों के अंदर, हमारी छाती के बीच वाले हिस्से में हमारा दिल होता है। और ये जिस हड्डी के पीछे होता है उसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम जो शब्द है वो हमारे सीने की जो हड्डी होती है उसके लिए यूज किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था एक बार कि जो दिल होता है वो किस हड्डी के ठीक पीछे होता है। उसमें ऑप्शन था स्टर्नम, छाती की हड्डी। तो छाती की हड्डी के ठीक पीछे हमारा दिल होता है, हमारे छाती के ठीक मिडल में, फेफड़ों के भीतर। ठीक है, और फिर वही है, खोखला होता है हमारा जो दिल होता है, वो उसमें वो मसल्स से मिलकर के बनता है, हड्डियां वड्डियां नहीं होती, उसमें मस्कुलर ऑर्गन है वो। ठीक है, और वो फैलता है और सिकुड़ता है, रेगुलर इंटरवल्स पे वो फैलता रहता है और सिकुड़ता रहता है, और उसी के थ्रू वो ब्लड को अंदर लेता है और बाहर निकालता है। ठीक है,
दिल का आकार कैसा होता है? वो वैलेंटाइन डे वाला जो शेप बनता है दिल, वो दिल का असली आकार नहीं है। दिल का आकार जो है वो कोन जैसा होता है। और ये हमारी जो मुट्ठी आप अगर अपनी बांधेंगे तो हमारी मुट्ठी के साइज का होता है, इतना ही बड़ा हमारा दिल होता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दिल होता है वो एक कवर से ढका रहता है। जैसे आप अपनी किताबों या कॉपियों पे कवर चढ़ाते हैं और उसके भीतर आपका कॉपी होता है कवर के भीतर, वैसे ही हमारे दिल को भी एक कवर घेर के रखता है और वो एक झिल्ली जैसा होता है, एक मेम्ब्रेन जैसा होता है। तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, कार्डियक मैंने बताया था, जहां कार्डियक आए या कार्डियम आए उसको समझ लीजिए दिल से संबंधित मसला है, ये दिल का मामला है। और पेरिकार्डियम है वो हमारे दिल को घेरने वाला जो झिल्ली है, जो मेम्ब्रेन है, जो बैग है, जो कवर है, उसको बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे दिल को घेरने वाले आवरण का नाम बताइए। उसमें जो ऑप्शन होगा उसको बोलेंगे पेरिकार्डियम, वो सही ऑप्शन होगा। हिंदी में इसको बोलेंगे हृदय आवरण, हृदय का आवरण, दिल को ढकने वाला कवर। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी शब्द आप जानिए, जो टेक्निकल शब्द है वो है पेरिकार्डियम। ठीक है, अब इस फिगर को मैंने आपके हैंडआउट में दिया है, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप इसे देख लीजिएगा, वरना इसकी डिटेल्स के बारे में नहीं पूछता। पूछा बस इतना गया है कि हृदय को कवर करने वाला जो बैग होता है, जो सैक होता है, जो कवर होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो दैट इज पेरिकार्डियम। तो ये तो हो गया कि कवर है। कवर के अंदर क्या है? कवर के अंदर दिल की दीवारें हैं। हमारा दिल, हमारे दिल की जो दीवार है, हमारा दिल अंदर से खोखला है, तो हमारे दिल की जो दीवारें हैं वो कई चीजों से मिल करके बनी है, कई लेयर्स से मिल करके बनी है। उसमें जो बाहर की परत है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, और जो अंदर की परत है जिधर खून भरता है दिल में, उसको बोलते हैं इपिकार्डियम, और बीच में जो होता है उसको बोलते हैं म्योकार्डियम। अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। कार्डियम का मतलब है दिल की दीवार, ठीक। एंडो का जो मतलब होता है, एंडो का मतलब होता है कि अंदर की ओर, और इपी का जो मतलब होता है वो है बाहर की ओर, एपी सेंटर, और ये ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। तो एपी का मतलब होता है बाहर, एंडो का मतलब होता है अंदर। तो कार्डियम का मतलब है दिल। कार्डियम में जब एपी लगा देंगे तो मतलब हो जाएगा दिल के बाहर, यानी दिल की बाहरी दीवार, हमारे हार्ट की जो बाहरी दीवार है उसको बोलेंगे एपिकार्डियम, और हमारे दिल के भीतर अंदर की जो दीवार है उसको बोलेंगे एंडोकार्डियम। एंडो मतलब भीतर, कार्डियम मतलब दिल। तो एंडोकार्डियम मतलब दिल के भीतर की दीवार, एपिकार्डियम मतलब दिल के बाहर की दीवार, और म्यो का मतलब होता है बीच का। ठीक है, MYO, म्यो का मतलब होता है बीच का। तो म्योकार्डियम का मतलब हो जाएगा बीच की दीवार। तो हमारे दिल की जो दीवार होती है वो 3 लेयर्स से मिलकर के बनती है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको एपिकार्डियम बोलते हैं। उसके बाद म्योकार्डियम होता है जो कि बीच की परत होती है, बीच का लेयर होता है, और सबसे लास्ट में एंडोकार्डियम होता है जो कि अंदर की परत होती है। उसके बाद फिर आता है कि दीवार के बारे में जान लिए, दिल के कवर के बारे में जान लिए। दिल के भीतर क्या होता है? तो दिल के भीतर देखिए 4 रूम्स बने होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं चैम्बर। चैम्बर यानी कमरे। तो हमारे दिल में 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 चैम्बर्स होते हैं जिनको बोलते हैं एट्रिया, हिंदी में अलिंद, और 2 चैम्बर्स होते हैं जिनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स, यानी हिंदी में निलय। अब एट्रिया और वेंट्रिकल्स को याद करने का सबसे अच्छा फंडा, ये इमेज जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है वही है। एट्रिया यानी अलिंद हमारे दिल के ऊपर वाले कमरे होते हैं। देखिए इसमें फिगर में देखिए, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, एक दायां अलिंद होता है और एक बायां अलिंद होता है। तो 2 ऊपर के जो चैम्बर होते हैं उनको अलिंद बोलते हैं, एट्रिया बोलते हैं। ये छोटे छोटे कमरे होते हैं, थिनर होते हैं, पतले होते हैं, और थोड़े कमजोर भी होते हैं ब्लड को संभालने के मामले में, ठीक है। और उसके बाद नीचे के जो दोनों चैम्बर्स हैं, नीचे के जो दोनों कमरे हैं, उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स यानी निलय। ये बड़े हैं, किससे बड़े हैं? वो ऊपर वाले जो कमरे हैं उनसे बड़े हैं, उनसे ज्यादा ये मजबूत भी होते हैं, ज्यादा ब्लड स्टोर कर सकते हैं, और मोटे भी होते हैं, इसीलिए ये स्ट्रांग भी होते हैं। अब इसमें देखिए जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है, बायां वाला जो निलय है,
वो दाएं वाले निलय से काफी बड़ा है। ठीक है, ये मैंने हैंडआउट में लिखा है। एक बार पूछा गया था कि बाएं निलय और दाएं निलय, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन बड़ा होता है, तो लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल है वो राइट वाले वेंट्रिकल से बड़ा होता है। ठीक है, बस इतना ही जानना है दिल के चैम्बर्स के बारे में। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है कि मछली के दिल में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, या कुछ और प्राणियों के दिल में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। तो वो सारी चीजें जो फैक्चुअल हैं एकदम, वो मैंने हैंडआउट में लिख दी हैं, आप वहां से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हमारे ब्लड में खून लाने और ले जाने वाली कुछ नालियां होती हैं, कुछ पाइप्स होते हैं, बहुत सारे पाइप्स होते हैं। मैंने यहाँ इमेज डाला था लेकिन वो GIF फाइल है तो वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन आपके हैंडआउट में वो अच्छे से शो हो रहा है। मैं जब आपको कल हैंडआउट भेजूंगा तो वहां से आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे जानने लायक क्या है कि हमारे दिल में भी कुछ पाइप्स होती हैं जो दिल से लगी होती हैं और वो ब्लड लाती हैं और ले जाती हैं। वैसे तो कई पाइप्स होती हैं, कई प्रकार के वेसल्स होते हैं, लेकिन उनमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें एग्जाम के लिए जानने हैं। 2 तो आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज क्या होती हैं? जब हम लोग किडनी के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोग काफी कंफ्यूज हुए थे कि आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं, धमनी और शिराएं क्या होती हैं। तो आज यहाँ पे मैंने स्पष्ट लिख दिया है, आर्टरीज आर दोस वेसल्स, जो आपकी धमनियां हैं वो ऐसी वाहिकाएं हैं दैट टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, जो दिल से खून को दूर ले जाती हैं, दिल से खून को दूर ले जाती हैं यानी बाहर ले जाती हैं, तो उनको बोलते हैं धमनी या फिर आर्टरीज। अब इनमें 2 आर्टरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो आर्टरी है वो है एओर्टा, इसको हिंदी में बोलते हैं महाधमनी। ठीक है, ये बाएं वाला जो निलय होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, वहां पे होता है। और दूसरा जो आर्टरी है, ब्लड को बाहर ले जाने वाली इंपॉर्टेंट पाइप है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी ये राइट वाले वेंट्रिकल यानी दाएं वाले निलय से संबंधित होती हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, हैंडआउट में लिखा है, वहां से आप देख भी सकते हैं फिगर। ये एग्जाम में तमाम बार पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद 2 शिराएं होती हैं, 2 वेन्स होती हैं। वेन्स का काम क्या होता है, शिराओं का काम क्या होता है? ब्रिंग ब्लड बैक टू हार्ट। दिल में जो खून आपकी बॉडी में है उसको पूरी जगह से बटोर के आपके दिल में ला करके रख देना, वो काम कौन करती हैं? शिराएं करती हैं, वेन्स करती हैं। ये दो इंपॉर्टेंट वेन्स आप, इसको हिंदी में बोलते हैं महाशिरा। और उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट वेन है वो है पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस शिरा। कंफ्यूज मत होइएगा, फुफ्फुस धमनी भी होती है, फुफ्फुस शिरा भी होती है, पल्मोनरी ट्रंक भी होता है, आर्टरी भी होती है, और पल्मोनरी वेन भी होता है। पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है कि वो ब्लड को दिल से बाहर ले जाती है, पल्मोनरी वेन्स का काम होता है कि वो ब्लड को दिल के अंदर लाती है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो पल्मोनरी धमनी है यानी पल्मोनरी ट्रंक है वो कहाँ पाया जाता है या कहाँ से निकलता है? ऑप्शन दे दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल बाएं निलय से, राइट वेंट्रिकल दाएं निलय से, राइट एट्रियम दाएं अलिंद से, लेफ्ट एट्रियम बाएं अलिंद से। तो जो पल्मोनरी ट्रंक है उसको आप याद रखिए कि वो राइट वाला जो वेंट्रिकल है, दाया वाला जो निलय है, नीचे वाला कंपार्टमेंट, उससे निकलती है, वहां से ब्लड को ले जाती है जहां ले जाना होता है। ठीक है, ऐसे ही जो महाधमनी होती है, एओर्टा होती है, वो बाएं वाला जो निलय है, बायां वाला जो नीचे का कंपार्टमेंट है, वहां से ब्लड को जहां ले जाना होता है वहां ले जाती है। और ये जो वेना कावा है, महाशिरा है, ये ब्लड को पूरी बॉडी से बटोर करके दाएं वाले अलिंद, ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट है राइट साइड में, वहां पे लाती है। और पल्मोनरी वेन जो है, पल्मोनरी शिरा जो है, वो पूरी बॉडी से खून को बटोर करके लेफ्ट वाला जो एट्रियम है, बायां वाला जो अलिंद है, ऊपर का कंपार्टमेंट, वहां पे लाती हैं। ठीक है, तो बस इतना आपको जानना है हार्ट वेसल्स के बारे में, दिल की वाहिकाओं के बारे में, दिल के जो पाइप्स होते हैं उनके बारे में। तो हार्ट का बस इतना ही आपको जानना है। एग्जाम में जो आपसे पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, जैसे सर्किट का क्वेश्चन है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। मेनली होता क्या है कि
हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं जो खून को हमारी पूरी बॉडी में ले जाती हैं, उनमें ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है। ऑक्सीजन, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है उसको बोलते हैं प्योर ब्लड या फिर शुद्ध खून, शुद्ध रक्त। तो हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं, जितनी भी धमनियां हैं जो हमारे दिल से खून को लेकर के पूरी की पूरी बॉडी में जाती हैं, उनमें प्योर ब्लड बहता है। ऐसा ब्लड बहता है जिसमें ऑक्सीजन खूब होता है। लेकिन ये जो पल्मोनरी ट्रंक है, इसमें ये कहा जाता है कि इम्प्योर ब्लड बहता है, यानी इसमें जो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है। ऐसे ही जो पल्मोनरी वीन है, पल्मोनरी शिरा है, जो पूरी बॉडी से खून को बटोर करके दिल में ला रही है, तो वो इम्प्योर ब्लड ला रही है ना, क्योंकि वो ब्लड में जो ऑक्सीजन रहा होगा उसको तो बॉडी के अलग अलग हिस्सों ने यूज कर लिया होगा। अब वो जो ब्लड आ रहा है दिल में, उसमें तो ऑक्सीजन होगा नहीं, तो वो तो इम्प्योर ब्लड ला रही होगी। लेकिन ये जो पल्मोनरी वीन है, पल्मोनरी शिरा है, ये प्योर ऑक्सीजन लेकर के जाती है, प्योर ब्लड लेकर के जाती है। ऐसा ब्लड लेकर के दिल में जाती है जो कि ऑक्सीजन रिच होता है, जिसमें खूब सारा ऑक्सीजन होता है। ये क्यों होता है मैं अभी आगे आपको समझा देता हूं, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, दिल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारे दिल में खून लाने वाली और हमारे दिल से खून ले जाने वाली बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक, पार्ट्स तक, उसके लिए अलग अलग साइज की, अलग अलग डायमीटर की, अलग अलग व्यास की पाइप्स होती हैं। एक तो पाइप होती है आर्टेरी, जिसको मैंने कहा हिंदी में धमनी बोलते हैं। दूसरी पाइप होती है कैपिलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं केशिकाएं। और थर्ड टाइप का जो पाइप्स होता है, वेसल्स होती हैं, उनको बोलते हैं वीन्स यानी शिराएं। अब इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। सबसे पहले सबसे लेफ्ट साइड में देखिए रेड वाला इमेज, लिखा है एन आर्टरी। और उसके बाद राइट साइड में नीला वाला, ब्लू वाला इमेज देखिए, दैट इज अ वेन, एक शिरा। इसमें देखिए कि किसकी जो पाइप की जो गोल गोल अंदर वाला हिस्सा है जिससे ब्लड होकर के गुजरेगा, उसमें किसका डायमीटर ज्यादा है, किसका व्यास ज्यादा है, किसमें से ज्यादा ये जो ब्लड है ये किस वाले पाइप में ज्यादा बहेगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उसमें ब्लड ज्यादा बहेगा, जिसका डायमीटर कम होगा उसमें ब्लड कम बहेगा। फिर मैं पूछता हूं कि किसमें प्रेशर ज्यादा होगा। जिसमें कम ब्लड बहेगा और कम जगह होगी, उसमें जब ब्लड बहेगा तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा। जिसमें ज्यादा जगह होगी जिस पाइप में, उसमें ब्लड बहेगा तो प्रेशर अपेक्षाकृत कम होगा। ये क्यों होगा? ये बर्नौली का एक थ्योरम है। लिक्विड के एक जगह से दूसरी जगह के ट्रांसपोर्ट होने पे कितना प्रेशर होगा, एक जगह से दूसरी जगह तक जब किसी तरल पदार्थ को भेजेंगे तो कितना प्रेशर लगेगा, इसके लिए बर्नौली का नियम है। तो उसका सीधा सीधा फंडा आप ये समझो कि डायामीटर यानी व्यास, पाइप का व्यास जितना ही ज्यादा होगा उतना कम प्रेशर लगेगा। और पाइप का डायमीटर यानी पाइप का जो व्यास है, पाइप के मुंह की जो गोलाई है या मोटाई है, वो जितनी कम होगी उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो इसमें किसकी पाइप की मुंह की मोटाई कम है? आर्टरी की। तो आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है उस पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, और वीन यानी शिरा में जो ब्लड फ्लो होता है उस पर प्रेशर कम रहता है, क्योंकि इसका डायमीटर मोटा है, ज्यादा है, मुंह इसका चौड़ा है, तो इससे ज्यादा ब्लड प्रवाहित होता है लेकिन प्रेशर कम होता है। आर्टरी का मुंह छोटा है, ब्लड प्रवाहित होता है तो प्रेशर ज्यादा बनता है। आर्टरी में हमारी बॉडी का 25% ब्लड लगभग हमारे दिल से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है धमनी के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद जो वेन्स होती हैं उनसे हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों से ब्लड हमारी हार्ट में, हमारे दिल में आता है। तो 70% जो हमारा ब्लड होता है, 70% ब्लड जो में आ रहा होता है वो वेन्स में बहता है, वो शिराओं में बहता है, ये ब्लू वाले में। और 25% जो ब्लड होता है जो दिल से बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जा रहा है वो आर्टरीज में बहता है। लेकिन ये कैपिलरी का काम क्या है? आप तो सोचिए ना कि दिल का ब्लड ले गए और बॉडी का ब्लड ले आए, तो यहाँ पे कैपिलरी का काम क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिलरी। कैपिलरी ही एक्चुअल साइट होती हैं हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, हमारे कोई अंग है तो उसकी जो कोशिकाएं हैं वहां तक ब्लड पहुंचाने का सबसे
इंपॉर्टेंट काम जो है वो कैपिलरी करती हैं। जैसे आप पेड़ देखे होंगे तो पेड़ से जड़ निकलता है, फिर उसका स्टेम होता है, तना होता है, फिर उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, फिर एक ब्रांच में कई और ब्रांचेस निकलती रहती हैं। तो ये जो कैपिलरी है ना, ये इसी आर्टरी की लास्ट वाली ब्रांच होती है, ठीक है। यानी कैपिलरी एट लास्ट, कैपिलरी ही ब्लड हमारे जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं उनके जो सेल्स हैं वहां पे जो कोशिकाएं हैं वहां तक ब्लड पहुंचाती हैं। आर्टरी बड़ी वाली पाइप है, बड़ी वाली पाइप छोटी वाली पाइप कैपिलरी को ब्लड दे देती है, वो कोशिका में पहुंचा देती है। कोशिका में जो बेकार वाला ब्लड है जिसका वो यूज कर चुकी हैं, कोशिका को काम नहीं है, वो कोशिका कैपिलरी को दे देती है कि भाई इसको लेते जाओ, ये तो हमें दे दिए, इसको लेते जाओ। तो फिर कैपिलरी वो शिरा को ट्रांसफर कर देती हैं, ठीक है। तो ये जो कैपिलरी है ये आर्टरी और वीन के बीच में एक नेक्सस का काम करती हैं, एक चैनल का काम करती हैं। आर्टरी से शुद्ध ब्लड आएगा, कैपिलरी में गिरेगा, कैपिलरी से वो सेल्स तक जाएंगी, कैपिलरी सेल का जो वेस्ट वाला ब्लड है उसको फिर वापस ले लेगा और उसको वीन को दे देगा। ये काम ये करती हैं। इसको आप हैंडआउट में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यही मेन काम होता है कि जो कैपिलरी होती है वो आर्टरी और वीन के बीच में एक चेन का काम करती है, एक सेतु का काम करती है, एक पुल का काम करती है, ठीक है। अब ये मैंने बोला था कि पल्मोनरी वाला जो धमनी है उसमें इम्प्योर ब्लड बहता है जो ऑक्सीजन रिच नहीं होता है, और पल्मोनरी वाली शिरा जो होती है उसमें प्योर ब्लड होता है, मतलब वो ऑक्सीजन खूब रिच होता है, खूब ऑक्सीजन उसमें होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि अमूमन जो धमनी होती हैं उनमें तो प्योर ब्लड बहता है लेकिन शिराओं में इम्प्योर ब्लड बहता है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा है पल्मोनरी वाले में। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो दो तरीके के सर्किट्स बनाता है, दो तरीके का सिस्टम बनाता है। एक तो बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं सिस्टमिक सर्किट। पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमिक सर्किट। जो पल्मोनरी सर्किट है उसमें क्या होता है, इस फिगर में ऊपर वाला सबसे देखिए, फेफड़ा उसमें सबसे ऊपर बना है, लंग्स, फिर बीच में दिल बना है और सबसे नीचे किडनी और अलग बॉडी पार्ट्स बने हुए हैं। तो ये जो पल्मोनरी वाला सर्किट है ये हमारे दिल और हमारे फेफड़े के बीच का मसला होता है, हमारे हार्ट और हमारे लंग के बीच का मसला होता है। हमारे हार्ट का ब्लड हमारे लंग्स में जाता है और हमारे लंग्स का ब्लड जो वेस्ट होता है, लंग हमारा यूज कर लेता है, वो फिर हमारे हार्ट में आता है। तो जो पल्मोनरी सर्किट है वो लंग्स और हार्ट के बीच में होता है, और जो सिस्टमिक सर्किट होता है वो हमारे दिल और बॉडी के जो अदर पार्ट्स हैं उनके बीच में है। तो ऊपर वाला जो सिस्टम है उसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्किट, जो दिल और फेफड़े के बीच में है, और नीचे वाला जो सिस्टम है जो दिल और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बीच में है उसको बोलेंगे कि ये सिस्टमिक सर्किट है। ये दो अलग अलग सर्किट हैं, इसीलिए जो हमारे पल्मोनरी धमनियां हैं उनमें इम्प्योर ब्लड बहता है, और जो हमारी पल्मोनरी शिराएं हैं उनमें प्योर ब्लड बहता है। हाँ, प्योर ब्लड बहता है। अब ये कैसे होता है आगे अभी हम देखते हैं और क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ कितना कितना ब्लड होता है। तो देखिए, जब हमारी बॉडी में, अगर आप एडल्ट हैं, अगर आप वयस्क हैं, तो ये माना जाता है कि हमारी बॉडी में 5 से 6-7 लीटर ब्लड होता है। अमूमन अगर आंसर आता है लिखने के लिए 5, 6, 7, 8 दोनों आ गया, चारों आ गए कि 5 लीटर होता है कि 6 लीटर होता है कि 7 लीटर होता है कि 8 लीटर होता है, तो आप 6 लीटर लगाओगे, 6 लीटर, ठीक है। लेकिन ये मान के चलते हैं कि 5 से 7 लीटर है। कुछ लोगों में खून कम होता है तो 5 लीटर होगा, कुछ लोगों में खून ज्यादा होगा तो 7 लीटर होगा, ठीक है। अब ये बॉडी में हमारे है, इसमें से 15% हमारे आर्टरीज में है, हमारे धमनियों में है, 5% हमारे कैपिलरीज में है, जो हमारी केशिकाएं हैं, जो लास्ट वाला पाइप है ना, जहां पे आर्टरी ला करके कहती हैं कि ले जाओ इसको सेल तक, और फिर वो कैपिलरी वेस्ट वाला जो ब्लड होता है उसको लाती हैं और शिरा से कहती हैं कि इसको तुम ले लो। तो वो जो कैपिलरी है उसमें सिर्फ 5% ब्लड होता है किसी भी टाइम। अभी आप बैठे हुए होगे या देख रहे होगे तो उस समय आपके बॉडी के आर्टरीज जो होंगी उसमें 15% ब्लड होगा, कैपिलरीज में 5% ब्लड होगा, और जो शिराएं होंगी जिसमें बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से जो वेस्ट ब्लड है वो दिल तक जा रहा होगा,
उसको बोलें उसका कंपोजिशन, उसका कंट्रीब्यूशन लगभग 65% है। यानी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से जो दिल तक जाने वाला खून है वो 65% हमारी बॉडी में अभी हम बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो वो काम कर रहा है अपना। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसका सिर्फ 5% ब्लड, सिर्फ 5% खून ही हमारे दिल में होता है। बाकी के खून को हमारा जो दिल है वो पंप करता रहता है, ठीक है। और ये 5 के 5 लीटर को हमारा ब्लड, हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, वो 1 मिनट में पंप कर देता है 5 लीटर को। तो ये इतनी तेजी से सारा काम हो रहा है हमारी बॉडी में। और 10% जो आप कोने पे देख रहे होंगे वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में होता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी वही आर्टरीज और वेन्स होती हैं, तो वही हम लोग आर्टरीज में जोड़ लेते हैं। तो 25% हमारी धमनियों में, आर्टरीज में होता है, 5% हमारे दिल में होता है, 5% हमारे कैपिलरीज में होता है और 65% हमारे वेन्स यानी हमारी शिराओं में होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अलग अलग अंगों में कितना कितना खून है, तो देखिए हमारे किडनीज जो हैं वो 25% खून उनको चाहिए कि भाई 25% खून तो हमको चाहिए। 25% खून जो हमारी खोपड़ी की मसल्स हैं उनको चाहिए, हमारी जो मांसपेशियां हैं उनको चाहिए, हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं उनको चाहिए। 15% जो खून है वो हमारी खोपड़ी को चाहिए, हमारे ब्रेन को चाहिए, हमारे दिमाग को चाहिए। दिमाग इतना छोटा है लेकिन वो 15% खून पीता है हमारी बॉडी का। किडनी 25%, हमारी जो मसल्स हैं वो 25%, बाकी जो बॉडी के अलग अलग हिस्से हैं वो 25%। हमारी स्किन भी बोलता है कि 5% हम भी खाएंगे, 5% ब्लड हम भी पिएंगे, और हमारा दिल बोलता है कि 5% ब्लड हम अपने पास रखेंगे। तो ये तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड है, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हैंडआउट में लिखी हैं, उनको यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से इस इमेज को देखिए, ये हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें हर एक जो लिखा हुआ है वर्ड उसके आगे पॉइंट लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। इसको ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट है लेफ्ट साइड में, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा क्या है? शिरा। ये हमारी बॉडी की जो खून होंगे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से हमारे दिल तक लेकर के आएगी, लेकर के ये आई। फिर दूसरा स्टेप क्या हुआ? राइट एट्रियम में दायां वाला जो दायां वाला जो अलिंद है, ऊपर वाला चैम्बर है, वहां पे ब्लड पहुंचाई ये। कौन? वेना कावा, ठीक है। उसके बाद फिर वॉल्व होता है हमारे दिल में, 4-5 वॉल्व होते हैं, कई वॉल्व होते हैं। वॉल्व एग्जाम में ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्व्स हैं। 1-2 क्वेश्चन कभी 10 साल पहले पूछे गए थे, तो वो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जब भेजूंगा तो वहां पे प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो वेना कावा यानी महाशिरा से ब्लड हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों से हमारे दिल के, हमारे हार्ट के राइट वाले एट्रियम में दाएं वाले अलिंद में पहुंचा। फिर दाएं वाले अलिंद से थर्ड स्टेप हुआ कि वॉल्व के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल, फोर्थ स्टेप, जो दायां वाला निलय है नीचे का चैम्बर, वहां पे पहुंचा। फिर फिफ्थ, कहीं दिख रहा है कि फिफ्थ वाला क्या है? पल्मोनरी वॉल्व है। नीचे जो राइट साइड में जो हमारा नीचे वाला कंपार्टमेंट है उसमें एक वॉल्व लगा होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। वहां से उठ करके ये ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी धमनी में। तो ये जो ब्लड हमारी बॉडी से आया था इसमें ऑक्सीजन तो था नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारी सेल्स ने, हमारी कोशिकाओं ने चूस लिया था। तो ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड होगा, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ऐसा ब्लड होगा। दैट इज जनरल लैंग्वेज में बोलेंगे इम्प्योर ब्लड होगा, अशुद्ध खून होगा। और वो आया पहले ऊपर वाले कंपार्टमेंट में आया राइट साइड में, फिर नीचे वाले कंपार्टमेंट में आया, और फिर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ पहुंचा? लंग्स पे पहुंचा, फेफड़ों में पहुंचा। इसीलिए जो हमारा पल्मोनरी धमनी है उसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, ठीक है। बाकी जितनी भी धमनियां हैं उनमें प्योर ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज में इम्प्योर ब्लड बहता है, और वो पल्मोनरी सर्किट का हिस्सा होता है। पल्मोनरी सर्किट किसके किसके बीच में होता है? हमारे फेफड़ों के बीच में और हमारे दिल के बीच में। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी धमनी फेफड़ों तक हमारे ब्लड को लेकर के गई। वहां पे इन्होंने एक्सचेंज किया, गैस का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, हम लोगों ने सांस ली तो ऑक्सीजन अंदर आई, है ना। तो ये जो खून गया था जिसमें ऑक्सीजन कम था उसमें फिर ऑक्सीजन भर गया, और फिर वहां से 7वां स्टेप देखिए, लंग्स ने भेज दिया ब्लड। जो ब्लड था जिसमें ऑक्सीजन नहीं था उसमें ऑक्सीजन खूब सारा भर दिया, और फिर वापस भेज दिया पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी शिरा के थ्रू हमारे दिल में, हमारे हार्ट में। तो जहां हर वेन्स, हर शिराएं
इम्प्योर ब्लड कैरी करती थी, हमारे बॉडी के अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं वहां से ऐसे ब्लड को लाती थी जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता था। हमारी पल्मोनरी शिरा उससे अलग है, वो तो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे दिल में लेकर के आ रही है। 8वां स्टेप। और फिर वो कहाँ लाती है? लेफ्ट वाले एट्रियम में, लेफ्ट साइड में जो ऊपर वाला चैम्बर है वहां पे लाई। फिर वहां पे भी वॉल्व है, फिर वो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, नीचे वाले कंपार्टमेंट में गया, और फिर ऐसे ही वॉल्व के थ्रू वो एरोटा, सबसे ऊपर देखिए बीच में 13th पॉइंट एओर्टा जो होता है, एओर्टा यानी महाधमनी, ठीक है। तो वहां से निकल के वो पूरी बॉडी में फिर हमारी खून जो है वो बहने लगा। तो ये पूरा सर्कल एक बनता है, ठीक है। खून आता है, खून जाता है। इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे, मैंने आपके हैंडआउट में दिया है, तो आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा कि हमारी बॉडी में खून कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, और पल्मोनरी सर्किट क्या होता है, सिस्टमिक सर्किट क्या होता है, वो भी यहाँ से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने इसको स्पेशली हैंडआउट में दिया है, और स्टेप वाइज लिखा है, तो आपको भी कठिनाई नहीं होगी जानने में। तो ये सारी चीज हार्ट के बारे में हो गई, ब्लड वेसल्स के बारे में हो गई। ब्लड के बारे में हम कल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। पहली चीज है वो है ईसीजी क्या होता है। देखिए ईसीजी का पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी एक मशीन होती है। तमाम जगहों पे जो दिल की बीमारियों के मरीज होते हैं उनको तमाम बार बोला जाता है कि आप ईसीजी टेस्ट करवाइए। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का यूज क्या है, ये क्या क्या मापता है, क्या मेजर करता है। बहुत लोग जब आप बोलेंगे कि ईसीजी टेस्ट है तो उनको ये लगता है कि मेरा ब्लड कितनी तेजी से सिकुड़ रहा है और कितनी तेजी से फैल रहा है, इसके बारे में मेजरमेंट होगा जब हम ईसीजी टेस्ट करवाएंगे। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। आपका जो दिल होता है, जो आपके दिल की हार्ट बीट होती है, वो कैसे पैदा होती है। एक बार आपका दिल सिकुड़ता है और एक बार आपका दिल फैलता है। उसको बोलते हैं, जब आपका दिल सिकुड़ता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल, और जब आपका दिल फैलता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। हाँ, सिस्टोल और डायस्टोल दो चीजें होती हैं। सिस्टोल मतलब आपका दिल जो है वो सिकुड़ रहा है, तो दिल सिकुड़ जाएगा तो क्या होगा, उसके भीतर जो ब्लड होगा उस पर प्रेशर पड़ेगा और वो ब्लड से बाहर जाएगा। और दिल जब फैलेगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो उसके भीतर और जगह बन जाएगी और ब्लड अंदर आ जाएगा। तो ये जो आपका हार्ट बीट होता है, ये यही काम होता है। एक बार सिकुड़ता है ब्लड और एक बार फैलता है, तब जाकर के एक हार्ट बीट बनता है। हमारा हार्ट या हमारा दिल 1 मिनट में अमूमन नॉर्मली 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। हैंडआउट में मैंने लिख दिया है 72 बार हमारा दिल धड़कता है। लेकिन अगर हम कुछ ज्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं तो ब्लड जल्दी जल्दी पंप होने लगता है, जल्दी जल्दी हमारा दिल सिकुड़ता है, जल्दी जल्दी हमारा दिल फैलता है, और उससे हमारा जो है हार्ट बीट बढ़ता है। ठीक है, तो ये ईसीजी जो है वो क्या हमारे हार्ट बीट को मापता है कि हमारा ब्लड कितनी तेजी से सिकुड़ रहा है, कितनी तेजी से फैल रहा है। अमूमन लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी जो डिवाइस होती है वो हमारे हार्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, उनको कैच करता है। जी हाँ, हमारा जो दिल है वो सिर्फ ब्लड को पंप करने का काम नहीं करता है। जब वो हमारे ब्लड को पंप करता है, जैसे आप लोग साइकिल में हवा भरते थे तो बहुत देर तक साइकिल के पंप को चलाते रहो तो पंप गर्म हो जाता था, है ना। तो ऐसे ही दिल हमारा जो फैलता है, सिकुड़ता है, तो वो गर्मी, उसमें कुछ हीट आ जाती है, और उस हीट के कारण उसमें इलेक्ट्रिक वेव्स निकलती हैं, विद्युत तरंगे निकलती हैं। और उन विद्युत तरंगों को, इलेक्ट्रिक वेव्स को जब मेजर करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर रहे हैं हम, ईसीजी टेस्ट कर रहे हैं हम। कार्डियो मतलब दिल, इलेक्ट्रो मतलब दिल से संबंधित जो इलेक्ट्रिक मसला है उसको, ग्राम मतलब नाप रहे हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हमारे दिल में जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होती हैं, विद्युत तरंगे होती हैं, उनको मापा जाता है। ईसीजी टेस्ट किसके लिए होता है? दिल के विद्युत तरंगों को मापने के लिए होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यही जानिएगा। दूसरा, कार्डियक साइकिल, वही मैंने जो आपको बताया, सिस्टोल और डायस्टोल, कंट्रैक्शन ऑफ ईच चैम्बर और रिलैक्सेशन ऑफ ईच चैम्बर। एक बार सिकुड़ेगा, जब हमारा दिल सिकुड़ेगा तो ब्लड अंदर जो है उस पर प्रेशर पड़ेगा, वो बाहर निकल के पूरी बॉडी में जाएगा। जब हमारा दिल फैलेगा तो उसके अलग अलग चैम्बर्स में जगह बनेगी और बॉडी का पूरा ब्लड अंदर आएगा। ठीक है,
और उसके बाद ब्लड प्रेशर, मैंने धमनी की बात की, शिरा की बात करी, आर्टरीज की बात की, वेन्स की बात की, ठीक है। हिंदी में धमनी शिरा, इंग्लिश में आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये इनकी मोटाई की बारे में भी मैंने बात की, क्योंकि ये मोटे होते हैं तो इन पे प्रेशर ज्यादा होता है, ये पतले मतलब इनका मुंह चौड़ा होता है तो इनमें प्रेशर कम होता है वेन्स में, इनका मुंह छोटा होता है तो इनमें प्रेशर ज्यादा होता है आर्टरीज में। तो ब्लड प्रेशर जो होते हैं वो इसी से डिसाइड होते हैं कि हमारा खून जो बह रहा है हमारी धमनी और शिराओं में उस पर कितना प्रेशर पड़ रहा है। तो इसको मापने के लिए जिस डिवाइस को यूज किया जाता है, जो डॉक्टर के यहाँ आप जाते होंगे तो स्टेथोस्कोप के साथ एक आपके बगल वाले बाजू पे लगा देते हैं एक मशीन, पट्टा बांध देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर उस डिवाइस को बोलते हैं। उसके थ्रू हमारे ब्लड प्रेशर को नापा जाता है, और हमारे ब्लड प्रेशर को जो यूनिट है नापने की उसको बोलते हैं mmHg। Hg जो है केमिस्ट्री में मरकरी का इंडिकेटर होता है। Hg मतलब मरकरी, पारा, और mm मतलब मिलीमीटर। तो मरकरी का एक स्केल बनता है, मरकरी के स्केल पे कितना मिलीमीटर अप या डाउन हो रहा है ये हमारे ब्लड प्रेशर में नापा जाता है। तो अगर आप वो मशीन देखोगे तो उसमें मरकरी होता है ब्लड प्रेशर वाली मशीन में, और वही ऊपर नीचे ऐसे तैरता है, ठीक है, जब पंप करते हैं और स्टेथोस्कोप चेक करते हैं तो mmHg इसका मेजरमेंट यूनिट होता है। नॉर्मल बीपी रेंज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नॉर्मल बीपी रेंज कितना है, 120/80। 120 क्या है, अपर लिमिट है कि 120 Hg तक है, अगर mmHg तक है और मिनिमम 80 mmHg तक है तो आपका ब्लड प्रेशर माना जाएगा कि नॉर्मल रेंज में है, ठीक है, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे। रेंज, वही रेंज क्या है, मतलब कितना ऊपर नीचे हो सकता है, क्या एग्जैक्टली 120 और 80 होना चाहिए, तो उसका रेंज है 110 से 140 के बीच में है तो मान लेंगे ठीक है ऊपर वाला। नीचे वाला जो लिमिट है 75 to 80 के बीच में है तो मान लेंगे कि ठीक है, बस यही है। अब हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन दो एक बीमारियां होती हैं, किसी का बीपी हाई हो जाता है, किसी का बीपी लो हो जाता है। तो वो क्या है, अगर आपका अपर वाला जो लिमिट है, जैसे 120 जो यहाँ पे दिया है नॉर्मल बीपी में, ये 100 से कम हो जाए, रेंज तो ये है कि 110, 120, 140 तक हो सकता है तो कहेंगे ठीक है बीपी, लेकिन अगर ये 100 से कम हो जाए तब हम बोलते हैं कि भैया इनको लो बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। ये मेनली इसका कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती है जब बीपी लो होता है, और अच्छा ही माना जाता है कि हेल्दी लाइफ आप जी रहे हैं, लंबी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। और बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनमें लो बीपी ये देखा गया है कि देखा जाता है जब वो 80-90 साल के हो जाते हैं तो नॉर्मल बात मानी जाती है। लेकिन अगर कोई है और वो अचानक बैठा हुआ है और अचानक उठता है और उसको चक्कर आता है तो आप सीधा समझ जाइए कि उसको लो बीपी है, उसके लिए दवाएं कुछ लेनी होंगी, ठीक है। वहां पे थोड़ी दिक्कत पैदा करती है लो बीपी, ठीक है, क्योंकि कुछ सर्कुलेटरी शॉक हमारी बॉडी में हो सकता है, या कुछ ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है हमारी बॉडी में, या फिर हम खाना सही से नहीं खा रहे हैं, ये भी हो सकता है लो बीपी में। हाई बीपी में सीधा सा मसला ये है कि जब आपका जो बीपी है वो 140 से ऊपर चला जाए, जो अपर लिमिट है, टॉप नंबर 140 का मतलब है हाँ, आपका जो दिल है वो कितनी तेजी से सिकुड़ रहा है, ठीक है। तो अगर वो 140 mmHg से ज्यादा तेजी से सिकुड़ रहा है तो समझ लीजिए कि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। और फैल रहा है 90 पॉइंट पे। ये जो 120/80 लिखा है, इसमें 120 का मतलब है कि आपका दिल कितनी तेजी से सिकुड़ रहा है, और 80 का मतलब है कि आपका दिल कितनी तेजी से फैल रहा है। तो अगर आपका दिल 140 Hg से ज्यादा तेजी से सिकुड़ रहा है तो समझ लीजिए कि हाई बीपी हो गया, और 90 mmHg से ज्यादा स्पीड से ये फैल रहा है तो समझ लीजिए कि आपका बीपी हो गया है हाई बीपी। अब हाई बीपी क्या होते हैं, इसके क्या क्या कारण है, ये सारी चीजें मैंने हैंडआउट में लिख दी हैं, आप वहां से पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाकी जो सारी चीजें हैं वो हम लोग कल दोपहर में आधे घंटे ब्लड के बारे में पढ़ लेंगे तो हम क्लियर हो जाएंगे। अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या कुछ हो तो आप लोग मुझे बताओ, कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप यहाँ पे पूछ लो। चलो एक एक करके, अदिति
अंकिता, अनुष्का, आस्था, कोई क्वेश्चन किसी का? सर जो नॉर्मल 120/80 हाँ। होता है डायस्टोलिक होता है। देखो, जो 120 होता है वो आपके सिस्टोलिक प्रेशर को बताता है। सिस्टोलिक का मतलब मैंने क्या बताया था कि आपका दिल एक बार सिकुड़ता है, तो आपका जब दिल सिकुड़ता है तो दिल के भीतर जो ब्लड भरा होता है, खून भरा होता है, वो दिल से बाहर निकल जाता है। तो वो जो 120 लिखा है ना, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर, कि आपका दिल कितनी तेजी से सिकुड़ा और आपके दिल से ब्लड कितनी तेजी से बाहर निकला, ये बता रहा है 120 वाला। ठीक है। और जो 80 है वो बता रहा है डायस्टोलिक प्रेशर, यानी आपका ब्लड, आपका जो दिल है वो कितनी तेजी से फैला कि उसमें जगह बनी और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से आकर के ब्लड समा गया दिल में। तो 120 ये बता रहा है कि ब्लड कितनी तेजी से, ये हार्ट आपका, दिल आपका कितनी तेजी से सिकुड़ा, और 80 जो बता रहा है वो बता रहा है कि आपका दिल कितनी तेजी से फैला। अनुष्का, ठीक है, समझ में आ रहा है? थैंक यू सर। ओके। और कोई क्वेश्चन? अंकिता, कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके। अदिति, कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके। आस्था, कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके। गरिमा, कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके। रजनी, कोई क्वेश्चन? नो सर। समझ में आता है रजनी? यस सर। हाँ, ठीक है। पढ़ाई लिखाई सब लोग कीजिए, जो ना समझ में आए वो कभी भी आप लोग पूछिए। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। उसके बाद रवि। रवि सो गए क्या भाई? सृष्टि, कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके। वैष्णवी, कोई क्वेश्चन? नो सर। व्यास, कोई क्वेश्चन? व्यास, कोई क्वेश्चन? नो। व्यास, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, जग रहा हूँ। अच्छा अच्छा। कोई क्वेश्चन है भाई? रवि और व्यास, आप दोनों में से कोई क्वेश्चन आप किसी का? ओके, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं? यस। नो सर। अदिति, कोई क्वेश्चन पूछ रही थी आप? सर जब हार्ट अटैक आता है तो सॉरी, हार्ट अटैक आता है जब तो? हार्ट अटैक आता है तो हम पानी की जगह क्यों नहीं देते हैं? हम पानी नहीं देते, मतलब हम पानी नहीं देते। अब ये तो कैसे मैं तुम्हें बताऊं। देखो, उसमें जो हार्ट अटैक होता है उसके बारे में मैंने हैंडआउट में लिखा है। हार्ट अटैक एक ऐसा रिस्क है जिसमें 50-50 चांस होते हैं। 50% तो आपका जेनेटिक होता है कि आपके मम्मी पापा, नाना नानी में किसी को हुआ होगा तो आपका हो सकता है। और जो 50% होता है वो आपके हार्ट में कुछ ऐसा प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं चीज बर्गर। तो उसके कारण होता है। ये चीज बर्गर क्या होता है ये भी जान लो। आपके बॉडी के जो पाइप्स हैं, आपके हार्ट के, आपके दिल के जो पाइप्स हैं ना, यही आर्टरीज, आपके वीन्स, इनमें मैल जमा हो जाता है। तो जब ये मैल इनमें जमा हो जाता है तो ये मोटी हो जाती हैं पाइप्स और ये सारी चीजें, तो उनमें ब्लड का प्रेशर फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अब ये कैसे मैल जमा होता है इसका प्रोसीजर सुन लो। आपकी बॉडी में जो आपने खाना खाया उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। वो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, जिसमें से होकर, जिन पाइप्स से होकर के खून बह रहा है, उन पे जाकर के लड़ाई लड़ती हैं उनकी दीवारों से कि भैया हम तो कोलेस्ट्रॉल हैं, हम तो इधर कूदेंगे, हम तो उधर कूदेंगे। तो वो जो पाइप्स हैं उनकी दीवारों पे चोट लगती है। तो उस समय ब्रेन को मैसेज जाता है, ब्रेन बोलता है कि भैया जो इम्यून सिस्टम है हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये कोलेस्ट्रॉल को सबक सिखाओ तुम, ये बहुत उछल कूद रहा है। तो जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो कुछ ऐसे मैक्रोफेज जिसको बोलते हैं,
ऐसे कीटाणु या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोड़ देता है हमारी ब्लड में, जो इन कोलेस्ट्रॉल से लड़ाई लड़ते हैं और इनको खा जाते हैं। तो ये जो मैक्रोफेज हैं, जब ये कोलेस्ट्रॉल को खाने लगते हैं तो इनका पेट फूलने लगता है और ये फूलते फूलते फोम जैसे हो जाते हैं। फोम जैसे फेन जो होता है ना, निरमा और सर्फ वगैरह का फेन, उसके तरीके से फोमी हो जाते हैं। कौन? ये मैक्रोफेज। मतलब मैक्रोफेज को भेजा गया था कि जाओ तुम कोलेस्ट्रॉल को लड़के उसको खत्म करो, ताकि जो पाइप है उसमें सब कुछ सही से चलता रहे। और इधर मैक्रोफेज खाते खाते कोलेस्ट्रॉल फूल गए। तो फूल गए तो उसी पाइप में ही तो है, तो उस पाइप में क्या होगा? रास्ता ही रोकेंगे। तो जिनको भेजा गया था कि भाई तुम लड़ाई लड़के दुश्मनों को खत्म कर दो, वो खुद ही दुश्मन हो गए। अब आगे क्या होता है, जब पता चलता है कि भाई ये नया, ये जो हमारा दोस्त था वही हमारा दुश्मन हो गया, तो उसको मारने के लिए भी एक लिक्विड छोड़ती है, हमारी जो पाइप्स होती हैं वो लिक्विड छोड़ती हैं। ये जो दुश्मन होते हैं मैक्रोफेज, जो फूल खा खा करके मोटे हो गए हैं, फोमी हो गए हैं, फोम जैसे हो गए हैं, ये उस लिक्विड को भी सोख जाते हैं, एब्जॉर्ब कर जाते हैं और जम जाते हैं आपकी बॉडी, आपकी जो पाइप्स होती हैं ब्लड वाली, उनमें जम जाते हैं। तो आपकी पाइप्स जो होती हैं वो काफी मोटी हो जाती हैं। तो इसमें तमाम बार ये बोला जाता है निकोटिन या फिर अल्कोहल, ये सारी चीजें मत लो, क्योंकि ये रिएक्ट करती हैं वहां पे जाकर के। पहली चीज है, नुकसानदायक तो होती हैं, रिएक्ट करती हैं वहां पे जाके। और भी कुछ लिक्विड्स लेने से मना किया जाता है। उसका रीजन यही है कि ऑलरेडी वहां पे मैल जमा है और वो ऐसा मैल है कि कुछ भी जाएगा खा लेगा और फूल जाएगा। समझ रही हो? तो पानी क्यों नहीं देते हैं, इस कई रीजन हो सकते हैं, बट पानी का तो मैं नहीं जानता था, लेकिन उसमें कुछ ये बोला जाता है कि कुछ लिक्विड, स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड्स मत लीजिए, हाँ, जिसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये तो मुझे नहीं कि पानी मना नहीं करते, मेनली जो उसका कारण होता है वो ये होता है कि आपका सर्कुलेशन सही हो जाए, उसके बाद आप पानी पियो या कुछ भी करो, वरना कहीं कोई दिक्कत हो सकती है। बट ये है कि कुछ लिक्विड, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिक्विड्स को मना किया था, जैसे साइट्रिक एसिड से रिलेटेड कोई भी लिक्विड आप नहीं ले सकते, जूस वगैरह टाइप का, कुछ समय के लिए, 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद एक बार जब आपका नॉर्मल हो जाता है तो आप ले सकते हो। सो मे बी उसी लिए वही रीजन जो साइट्रिक जूसेस के लिए होता होगा, वही पानी के लिए भी होता हो, मे बी। अदिति, और कोई रीजन हो तो आप बताना मुझे, मैं भी जानूंगा। ओके ओके सर। ओके सर। ओके। हाँ आस्था, आस्था आवाज कट रही है, थोड़ी दबके आ रही है। आस्था आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। हाँ आस्था बोलो। हमारी है। हाँ बारी है। आपने बताया हमारे हमारे बॉडी में मैक्सिमम वो वो 7 लीटर जो होता है जो होता है वो 5 एक टाइम एक टाइम पे ऐसा होता है कि हमारे कमी हो कमी हो जाती जाती है, है, बॉडी वो बॉडी वो येलो, ये किस लिए किस लिए से कम हो कम हो जाता आवाज 5 लीटर आवाज कट रही है आस्था, मैं सही से समझ नहीं पा रहा हूँ क्या क्वेश्चन पूछ रही हो। आप टाइप कर सकती हो वरना आप बोल लो, आवाज आपकी कट रही है। सर पूछ रही है कि जब ब्लड में कमी होता है तो बॉडी येलो क्यों होता है? बॉडी येलो क्यों होती है, कब कब येलो होती है? ब्लड की कमी होती है। हाँ, दैट इज ऑल फिनोमिना पिगमेंट्स। देखो हीमोग्लोबिन के बारे में मैं आपको जब ब्लड के बारे में पढ़ाऊंगा कल, तो वहां पे आपको तमाम चीजें पता चलेंगी। देखो हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है हमारी बॉडी में? एक तो उसमें पिगमेंट्स होते हैं जो हमारे ब्लड को रेड बनाते हैं, लाल बनाते हैं। दूसरा जो कारण होता है वो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो हमारी बॉडी में जब ब्लड कम होगा तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन सही से हो नहीं पाएगा। और जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं रेड कलर के, वो कम पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर हमारी बॉडी में नहीं, हमारे ब्लड में नहीं होता है, हमारे खून में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा खून थोड़ा डार्क रेड कलर का हो जाता है। पहली चीज जान लो, जो हमारा ऑक्सीडाइज ब्लड होता है वो थोड़ा डार्क होता है, थोड़ा कालापन आ जाता है लाल रंग में। और जो ऑक्सीजन इनरिच ब्लड होता है, जिसमें खूब ऑक्सीजन होती है जिस ब्लड में, वो एकदम लाइट रेड कलर का होता है, चमकता है, ठीक है।
येलो क्यों हो जाता है उसका रीजन है, हमारा जो ब्लड है वो मेनली प्लाज्मा और इन सब चीजों से मिलकर के बना है। तो लगभग 55% आपका उसमें वही है प्लाज्मा। प्लाज्मा येलो कलर का होता है। प्लाज्मा येलो कलर का क्यों होता है, क्योंकि वो एक पिगमेंट उसमें पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग जो है वो पीला होता है। उसको ओवरशैडो कर लेते हैं जो हीमोग्लोबिन के पिगमेंट्स होते हैं वो। अब हीमोग्लोबिन नहीं है हमारी बॉडी में, ब्लड नहीं है, हीमोग्लोबिन कम है, तो वो जो ओवरशैडो करने वाले पिगमेंट्स थे वो प्लाज्मा को ओवरशैडो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, डोमिनेंट कौन होगा? प्लाज्मा वाला कलर, प्लाज्मा वाला पिगमेंट डोमिनेंट होगा। तो इसीलिए हमारी बॉडी में हल्का पीलापन आ जाता है, पेल हो जाती है हमारी थोड़ी बॉडी। ठीक है, यही रीजन है उसका। ये गेम है पिगमेंट्स का, वर्णक का। ओके आस्था, यस सर। समझ गई ना? हाँ हाँ। हाँ। ओके, गरिमा, सृष्टि, वैष्णवी, व्यास, कोई क्वेश्चन आप लोगों का? हाँ सृष्टि। सर। ओके, गरिमा। नो सर। नो सर। ओके ठीक है, फिर आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आप लोग ख्याल रखिए। कल हम लोग दोपहर में जब भी हमें टाइम मिलेगा तब हम लोग क्लास ले लेंगे। तो मान के चलिए कि 3 बजे या फिर 5 बजे या 6 बजे, जब भी हमें टाइम मिलेगा। फ्लक्चुएट, कल किसी टीचर की क्लास होगी ना, कोई पढ़ाएंगे आपको, कोई मेंटर, तो उसी हिसाब से हम लोग मैनेज कर लेंगे। मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू सर।